गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के चलते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी 93 सीटों पर अपना प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने आज बनासकांठा जिले के कनकराज में अपनी जनसभा से पहले श्री ओगढ़नाथ जी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में गुजरात में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि लटकाना और भटकाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस का स्वभाव है कि वह कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका अपना हित न दिखाई देता हो। वहीं पीएम मोदी ने पाटन में भी एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की विशेषता चुनाव के समय मोदी का अपमान करना और मतदान के समय ईवीएम का अपमान करना है। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में हार मान ली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभालते ही भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का बड़ा बयान सामने आया है। यूएन के हेडक्वार्टर में मीडिया को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है, भारत को यह सीखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें 2500 वर्ष पहले से थी। इसी के साथ कंबोज ने भारत की G20 अध्यक्षता पर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सहित विश्व के बड़े देशों की सूची में जगह बना रहा है। देश विश्व की कठिनाइयों का समाधान लाने के लिए तैयार है और इसके लिए हमेशा तत्पर रहा है। पिछले 2 वर्ष में जब दुनिया संकट से गुजर रही थी, भारत हमेशा मदद के लिए और समाधानों के लिए आगे रहा। उसी तरह अब अन्य क्षेत्रों में भी भारत ग्लोबल टॉप टेबल में जगह बनाने के लिए तैयार है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आणंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हार को देखकर ईवीएम पर आरोप लगाती है और ईवीएम बोलने लगती है। हालांकि उसकी मानसिकता गुलामी वाली है, उनके समय में सिर्फ घोटाला होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों जैसा काम करती है, लोगों को जात पात के नाम पर लड़ाती है। पीएम ने कहा कि गुजरात में अब कर्फ्यू नहीं लगता, हमारा राज्य अब जाति की राजनीति से ऊपर जा चुका है। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों को गोली मारती थी, हम लोग वैक्सीन को घर घर पहुंचाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की दीवारों पर नफरती भाषण लिखने को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल जेएनयू प्रशासन की ओर से इस घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जेएनयू की दीवारों पर एंटी ब्राह्मण और बनिया स्लोगन के सामने आने के बाद इस कृत्य की चौतरफा निंदा हो रही है। ऐसे में वाइस चांसलर यानी जेएनयू वीसी प्रोफेसर शांतिश्री डी पंडित ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन और शिकायत कमेटी को जल्द से जल्द पूछताछ करने और एक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। वाइस चांसलर ने अपने बयान में कहा कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत चेन्नई, मुंबई और दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने सिक्योर क्लाउड टेक लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विस लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट इवल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर्स के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी ली है। इस मामले में ईडी द्वारा मारे गए छापों में 1.04 करोड़ रुपए नकद, सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं और 30 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है। ईडी ने इसी के साथ विभिन्न डीमैट खातों में अन्य अचल संपत्ति के साथ साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जब्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा के आगमन को चिन्हित करेंगे। बता दें, भारत ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की और अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार भारत एक निर्वाचित यूएनएससी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। चीन की दमनकारी नीतियों से परेशान जनता सड़कों पर उतरी है। चीन इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। चीन के आम नागरिकों के समर्थन में अमेरिका एक बार फिर सामने आया है। अमेरिका के 42 सीनेटरों ने वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के राजदूत किन गैंग को पत्र लिखकर चेताया है
कि वे चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बहुत सावधानी से नजर रखे हैं। इतना ही नहीं, सेनेटरों के दल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कोई भी हिंसक कार्रवाई अमेरिका चीन संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा वार किया है। विदेशी मंत्री टोनी ब्लिंकन ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका ने अल-कायदा और पाकिस्तानी तालिबान समूह के 4 सदस्यों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, जिनमें अल-कायदा के अमीर उसामा महमूद, अमीर आतिफ यहिया गौरी और समूह में और लोगों को भर्ती करने के लिए जिम्मेदार महमूद मारूफ, पाकिस्तान के खैबर प्रांत में आतंक को पनाह देने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के कारी अमजद पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही यह दिखाती है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए सभी प्रासंगिक साधनों का उपयोग करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आतंकी अफगानिस्तान में पैर न पसार सके। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अध्यक्ष प्रोफेसर निक क्लॉम्प ने कहा कि NEP न केवल भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रोफेसर निक NEP 2020 में सुझाए गए उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पक्ष में भी है। छत्तीसगढ़ में दुखद हादसा सामने आया है। राजस्थान के जगदलपुर इलाके से 11 किलोमीटर दूर ग्राम आलगांव में एक खदान अचानक धंस जाने से कई ग्रामीण फंस गए हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार इस खदान में 12 से ज्यादा ग्रामीण फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम जारी है। पुलिस और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। इंदौर के नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय के 6 शिक्षकों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है। आरोप लगा है कि प्रोफेसर छात्रों को अकेले में बुलाते थे और धारा 370 पर बातें करते थे। आरोप ये भी लगा है कि ये शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाने के दौरान राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखते हैं और एक ही धर्म से जुड़ी बातें करते हैं, जिसका पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। छात्रों को रेस्टोरेंट में चलने और बाहर मिलने के लिए भी प्रोफेसर दबाव बनाते थे। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधन ने शिक्षकों पर कार्रवाई की और 5 दिनों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान इस मामले में जांच के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक पंचायत से 15 युवाओं को चयनित किया गया है, जिन्हें स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत प्रशासन द्वारा 27,000 स्वीकृत पत्र दिसंबर के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-सर्विस की सुविधा शुरू की है, जिसमें प्रशासन 30 माह में ऐसा तंत्र विकसित करेगा जिसमें तय समय सीमा में सुविधाएं मुहैया न कराने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट किया जा रहा है। आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है ताकि सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सके और शांति का वातावरण विकसित हो। सीमा सुरक्षा बलों यानी BSF ने पंजाब के तरन तारण जिले में पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत से आधुनिक तकनीक से लैस हेक्साकॉप्टर ड्रोन और 5 किलो हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई है। बता दें, पिछले महीने 28 नवंबर को BSF की महिला कर्मियों ने पंजाब में अमृतसर जिले के चाहरपुर गांव के पास 18.50 किलोग्राम वजनी एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया था, जिसमें से 3.110 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया गया था। देश की कर प्रणाली में किए गए परिवर्तन के परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के नवंबर के महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का वस्तु और सेवा कर संग्रह 1,45,867 करोड़ रुपए के साथ लगातार 9वें महीने में 1.40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। नवंबर के महीने में एकत्रित किए गए कर संग्रह में केंद्रीय GST 25,681 रुपए, राज्य GST 32,651 रुपए और एकीकृत GST 77,103 करोड़ रुपए है। नवंबर के महीने में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता बाजार में बढ़ती मांग के मध्य दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने
नवंबर के महीने में 18% बढ़ोतरी के साथ 1,39,306 वाहनों का विक्रय किया है। वहीं हुंडई ने 34% की वृद्धि के साथ 64,004 इकाई और टाटा ने 21% की तेजी के साथ 75,478 इकाइयों का विक्रय किया है। इतना ही नहीं, देश के दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों के लिए भी नवंबर का महीना लाभदायक साबित हुआ है। कतर में चल रही विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2022 में बीती रात खेले गए ग्रुप ई की दोनों मैचों ने रोमांचक मोड़ लिया। खलीफा स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में जहां जापान ने स्पेन को 2-1 से हराया, वहीं अल बयात स्टेडियम में खेले गए कोस्टा रिका को जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में जर्मनी ने 4-2 से बड़ी जीत हासिल की है।